चैप्टर 4 एयर अराउंड अस, ये चैप्टर करेंगे हम आज। इस चैप्टर को हम पार्ट्स में करेंगे और सभी पार्ट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो आपने कंप्लीट देखना है और कमेंट करके आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 एयर अराउंड अस। वी कैन लीव विदाउट फूड फॉर ए कपल ऑफ डेज, हम खाने के बिना 2 या 4 दिन रह सकते हैं। वी कैन आल्सो लीव विदाउट वाटर फॉर ए कपल ऑफ आवर्स, और हम थोड़े समय के लिए ही, कुछ घंटों के लिए ही पानी के बिना जी सकते हैं। बट वी कैन नॉट लीव विदाउट एयर इवन फॉर ए कपल ऑफ मिनट, मगर हम एयर के बगैर, हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं रह सकते। एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एयर है वो सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव जंतु हैं, उन सब के लिए क्या है, ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय ए थिक लेयर ऑफ एयर विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ सेवरल ट्रांसपेरेंट गैसेज। जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो क्या है भाई, सराउंड, उसके चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ एक थिक लेयर है, एक मोटी परत है एयर की। और ये एयर किससे बनी है, मिक्सचर ऑफ सेवरल ट्रांसपेरेंट गैसेस, यानी कि जो एयर है इसमें सिर्फ एक गैस नहीं है, ये कई गैसों का मिश्रण है, इसमें बहुत सारी गैसें हैं, और ये सारा मिलकर अर्थ के चारों ओर एक तरह से एक थिक लेयर बनाती हैं। दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर, और इसी लेयर को, जो ये हवा की ये जो लेयर है पृथ्वी के जो चारों तरफ है, इस पृथ्वी को जिसने ढक रखा है, एक कंबल की तरह आप मान सकते हैं, एक कवर की तरह आप मान सकते हैं कि ये कवर है किसका, एयर का एक कवर है, जिसको हम क्या बोलेंगे भाई, एटमॉस्फेयर बोलेंगे। इन द अब्सेंस ऑफ एयर द अर्थ वुड रिमेन ए फ्रोजन लाइफलेस प्लैनेट इन स्पेस लाइक एनी अदर प्लैनेट। अगर अब्सेंस ऑफ एयर, अगर एयर ना हो तो अर्थ हमारी क्या हो जाएगी भाई, एक रिमेन ए फ्रोजन लाइफलेस, हमारी जो अर्थ है वो एक बिल्कुल लाइफलेस, जिस पे कोई भी जीवन नहीं है, एक ऐसी मतलब प्लैनेट बन जाएगा जैसे कि दूसरे प्लैनेट है। हमारा अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ है, तो अगर एयर नहीं होगी तो अर्थ भी दूसरे प्लैनेट्स की तरह बन जाएगी। In fact, the atmosphere that we live in is the result of gradual and continuous changes which started above 4600 million years ago and were energized by the sun। और ये कह रहे हैं इनफैक्ट द एटमोसफियर डैट वी लिव, जिस एटमोसफियर में हम रहते हैं, ये कैसे बना है, ये धीरे धीरे बना है और लगातार इसमें चेंजेस होते रहते हैं। जब से पृथ्वी बनी है 4600 मिलियन ईयर एगो से ये प्रोसेस चलता चला आ रहा है, और इस प्रोसेस को एंड वर एनर्जाइज्ड बाय द सन, और इस प्रोसेस को आप कह सकते हैं कि एनर्जी सन से मिलती है, ठीक है। यानी कि जो ये एटमॉस्फेयर है वो एक दिन में नहीं बना है, ये लगातार कई लाख सालों से बनता चला आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे, और ये कॉन्टीन्यूस चेंज होता रहा धीरे धीरे इसमें, तब जाके ये एटमॉस्फेयर बना है जिसमें हम रहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, अब एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। द एटमोसफियर इज डिवाइडेड इंटू 4 डिफरेंट लेयर। एटमोसफियर को, यानी कि जो हवा का ये जो लेयर है एटमोसफियर, इसको हमने चार मुख्य रूप से 4 पार्ट्स में बांट रखा है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एंड थर्मोस्फियर। लेट अस स्टडी अबाउट ईच ऑफ देम। अब इन सभी स्फीयर्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफियर कैसा है। सबसे पहले है ट्रोपोस्फियर, ये सबसे नीचे वाली, हवा की जो नीचे वाली परत है, इसको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इट इज़ द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, ये सबसे ज़्यादा डेंस है, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं भाई हवा है इसके इस ट्रोपोस्फियर में। दिस इज़ द पोर्शन वी लिव इन एंड इज़ देयर फॉर मोस्ट फैमिलियर टू अस। और इसी पोर्शन में, इसी ट्रोपोस्फियर में आप कह सकते हैं, इस ट्रोपोस्फियर का कांटेक्ट हमारे से, जो हम पृथ्वी पर रहते हैं उनसे सबसे ज़्यादा इसी ट्रोपोस्फियर का कांटेक्ट है, और इसी ट्रोपोस्फियर के कारण हम इसमें हम रहते हैं और हम इसको अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जो भी मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती हैं, बारिश वगैरह, आंधी तूफान, वो इसी स्फीयर में होता है। इट इज़ द
it is this layer of atmosphere where all weather changes continuously take place due to the presence of water vapor and dust particle। और यही ऐसा आप कह सकते हैं एरिया है, यही ऐसी एटमॉस्फेयर की लेयर है जहाँ पे जितनी भी मौसम संबंधित क्या होते हैं भाई चेंज होते हैं, यहीं पर ही होते हैं, ट्रोपोस्फियर में होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ। और ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, वाटर वेपर भी होते हैं और डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, ठीक है। इन द ट्रोपोस्फियर ऑन एन average the temperature decreases at rate of 1 degree Celsius with every 160 मीटर ascent। अब जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फियर से मतलब धरती से जैसे जैसे हम ऊपर चलेंगे, ऊपर की तरफ चलेंगे, तो टेम्परेचर घटता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। एवरी 160 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर कितना फॉल हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। यानी कि हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल लैप्स रेट, और इसी को हम नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। दिस इज वाई टेम्परेचर इज़ वेरी लो इन माउंटेन, हाई माउंटेन। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई हाई, अगर हम ऊंचे ऊंची पहाड़ियों पे पर्वतों पे जाएं तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही क्या होता है भाई, आप कह सकते हैं बहुत ही कम होता है, ठंडा होता है, ठीक है। आप गए भी होंगे कहीं पे घूमने पहाड़ों पे, जब हम ऊंचे पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ का मौसम, वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है, ठंडा होता है। उसके बाद आ गया भाई स्ट्रेटोस्फियर। अबव द लेयर ऑफ ट्रोपोस्फियर लाइज कॉम एंड क्लियर एयर विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेटोस्फियर। अब देखो इसके ऊपर, ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो अगली लेयर आती है हवा की, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। और ये काम और क्लियर होती है, यहाँ पे कोई भी मौसम संबंधी घटना नहीं होती, बिल्कुल आसमान आप कह सकते हैं इसमें हवा बिल्कुल शांत और साफ होती है। द टोटल एब्सेंस ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल इन दिस लेयर प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। अब इसमें ना तो वाटर वेपर होता स्ट्रेटोस्फियर में, और ना ही कोई डस्ट पार्टिकल होते हैं, और इसमें कोई बादल वगैरह नहीं बनते। जितने भी बादल या वाटर वेपर हैं या डस्ट पार्टिकल हैं वो ट्रोपोस्फियर में होते हैं, स्ट्रेटोस्फियर में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, बिल्कुल साफ होता है इसमें। Thus it provide visibility at its finest। इसके कारण इसमें जो विजिबिलिटी होती है, यानी कि देखने की जो आर पार देखने की क्षमता होती है, इसमें बहुत ही अच्छी होती है, साफ दिखाई देता है इस स्ट्रेटोस्फियर में, इस पोर्शन में। एयरक्राफ्ट ऑफन फ्लाई थ्रू द लोअर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फियर बिकॉज इट फैसिलिटेट्स विजिबिलिटी एंड कंट्रीब्यूट टू इजी फ्लाइंग कंडीशंस। जो एयरक्राफ्ट होते हैं, एरोप्लेन वगैरह होते हैं, वो इसी पोर्शन में, यानी कि जो स्ट्रेटोस्फियर होता है उसके निचले पोर्शन में, लोअर लेयर में उड़ाए जाते हैं, इसी में उड़ाए जाते हैं। क्योंकि जो आपको पता है स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है भाई, विजिबिलिटी अच्छी होती है, देखने की क्षमता इसमें अच्छी होती है, और जो फ्लाइंग कंडीशन को फेवर करती है, ठीक है। देखो अगर इसमें उड़ाएंगे हम, ट्रोपोस्फियर में उड़ाएंगे, तो इसमें बादल होते हैं या दूसरी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं जिससे जो पायलट को साफ दिखाई नहीं देगा। इसलिए जो भी एरोप्लेन वगैरह उड़ाया जाता है वो इसी स्ट्रेटोस्फियर में उड़ाया जाता है। द जोन विच demarcates line of separation between these two layers is defined as ट्रोपोपोज। और ऐसा जोन या ऐसी लाइन कह सकते हैं जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को अलग करती है, ऐसा पॉइंट, ऐसी लाइन जो अलग करती है इन दोनों स्फीयर को, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम ट्रोपोपोज। यानी कि ट्रोपोपोज का मतलब क्या है, एक ऐसा क्षेत्र है, ये ऐसी जगह है जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को अलग करती है, उसको ही हम ट्रोपोपोज बोलते हैं। आगे है द टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर। जो स्ट्रेटोस्फियर का जो लोअर पार्ट होता है उसमें टेम्परेचर एक जैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ए स्पेशल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ओजोन इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फियर। और ऑक्सीजन की एक स्पेशल फॉर्म है जिसको हम ओजोन बोलते हैं, इसी स्ट्रेटोस्फियर में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर किससे बनती है, ऑक्सीजन से बनती है, और ये स्ट्रेटोस्फियर में ही पाई जाती है, और ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है ओजोन लेयर। दिस ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एक्ट एज ए फिल्टर एंड एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट सन रेज फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस।
और यही जो ओजोन लेयर होती है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक फ़िल्टर की तरह काम करती है और जो सन से अल्ट्रावायलेट हानिकारक जो अल्ट्रावायलेट रेज़ निकलती हैं ये मतलब ये जो ओजोन लेयर है ये इसको सोख लेती है, रोक लेती है सन की अल्ट्रावायलेट रेज को, ठीक है, पृथ्वी पर आने से रोकती है। दिस लेयर देयरफॉर एक्ट एज ए शील्ड ओवर द अर्थ सरफेस। इसलिए जो ये लेयर है ये एक मतलब अर्थ सरफेस के ऊपर पृथ्वी के ऊपर एक आप कह सकते हैं एक कवच का काम करती है। ये हमें सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। इन द absence ऑफ द ओजोन गैस in the atmosphere life would have been impossible on the surface of the earth। अगर ये ओजोन गैस की लेयर एटमॉस्फेयर में अगर ना हो तो हमारी जो पृथ्वी पर वो क्या हो जाएगा भाई, सरफेस पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। यानी कि जो ओजोन लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डू यू नो में क्या है, द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन कैन कॉज स्किन कैंसर एंड डिफरेंट काइंड ऑफ एलर्जीज। जो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनके कारण अगर वो किसी के शरीर पर पड़ती हैं तो उनके कारण क्या हो सकता है भाई, कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है और कई तरह की इससे एलर्जीज हो सकती हैं। यानी कि जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है उसका आप कह सकते हैं कि भाई उसमें कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती। उस स्फीयर में उस पोर्शन में एरोप्लेन वगैरह उड़ाए जाते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है जो ऑक्सीजन से बनी होती है और ये ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती इसी ओजोन लेयर के कारण। अब तीसरा है मेसोस्फीयर या मीजोस्फीयर भी बोल देते हैं इसको। अबव द स्ट्रेटोस्फीयर लाइज अनदर लेयर नोन एज मेसोस्फीयर। इट इज कॉल्ड लेयर वेयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। मीटियोर्स बर्न अप इन दिस लेयर। अब ये जो स्ट्रेटोस्फीयर के जो ऊपर जो दूसरी लेयर पाई जाती है उसको मेसोस्फीयर बोलते हैं और ये एक कोल्ड लेयर है, एक ठंडी लेयर है वेयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज एल्टीट्यूड। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे इस लेयर में, इस मेसोस्फीयर में टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। मीटियोर्स बर्न इन दिस लेयर। और मीटियोर्स जो होते हैं जिसको हिंदी में टूटता तारा कह देते हैं या उल्का पिंड कह देते हैं, वो जब इस मेसोस्फीयर में एंटर करते हैं स्पेस से तो क्या होता है भाई, वो इस लेयर में जल जाते हैं। ठीक है, आगे है भाई थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर अबव द मेसोस्फियर इज थर्मोस्फियर वेयर द एयर इज़ वेरी थिन। और इसके बाद मेसोस्फियर के बाद जो अगली लेयर होती है उसको थर्मोस्फियर कहते हैं और इसमें एयर बहुत ही थिन होती है, हवा बहुत ही आप कह सकते हैं कम होती है, पतली होती है, हल्की हवाएं होती हैं, इसमें हल्की गैसें होती हैं। इन द लोअर लेयर ऑफ थर्मोस्फियर आयनोस्फीयर आयन पार्टिकल आर प्रेजेंट इन कंसंट्रेशन। और ये जो थर्मोस्फीयर की जो लोअर लेयर होती है उसके अंदर आयन पार्टिकल पाए जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में। दीज आयन पार्टिकल आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर वायरलेस कम्युनिकेशन। और ये जो आयन पार्टिकल्स होते हैं ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। ठीक है, ये चार्ज होते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में। जैसे हम फ़ोन वगैरह पे बात करते हैं, ठीक है, ये एक तरह से वायरलेस कम्युनिकेशन है। और ये इसमें आयन जो पार्टिकल हैं या फिर रेडियो वेव्स वगैरह हैं, रेडियो के जो कार्यक्रम हम सुनते हैं, ठीक है, ये इसी के कारण होता है। ठीक है, ये वायरलेस कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं यही आयन पार्टिकल्स। Radio waves can be sent to different places through these ion particle। और रेडियो वेव्स इन्हीं पार्टिकल्स के कारण, इन्हीं आयन पार्टिकल के कारण हम रेडियो वेव्स को अलग अलग प्लेसेस में भेज सकते हैं। दे एनेबल वायरलेस कम्युनिकेशन ओवर द अर्थ सरफेस। और इन्हीं के कारण हम अर्थ के सरफेस पे क्या कर सकते हैं भाई, वायरलेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बियॉन्ड द थर्मोस्फियर about 1600 kilometer above the earth's surface the earth atmosphere gradually merges with very thin gases of the outer space।
और बियॉन्ड द थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर के बाद आप कह सकते हैं भाई एक स्फीयर और होता है एक्सोस्फीयर, वो शुरू हो जाता है, ठीक है, अबाउट 60-100 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। द अर्थ एटमोस्फियर ग्रेजुअली मर्जेज विद द थिन गैसेज ऑफ द आउटर स्पेस। और जो इस स्फीयर में जो गैसेज होती हैं वो एटमॉस्फेयर की जो गैसेस होती हैं वो जो स्पेस में जो बहुत ही कम गैसेस पाई जाती हैं उसके साथ वो एक तरह से मर्ज हो जाता है, मिल जाता है। उसके बाद क्या है, डू यू नो इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर माइक्रोस्कोपिक डस्ट पार्टिकल स्कैटर इनकमिंग सोलर रेज एंड एब्जॉर्ब ऑल कलर एक्सेप्ट ब्लू, गिविंग ब्लू कलर टू द स्काई। अब स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, आसमान का रंग नीला क्यों होता है, उसके बारे में बताया गया है। जो अपर लेयर होती है एटमॉस्फेयर की उसमें बहुत ही छोटे, माइक्रोस्कोपिक का मतलब बहुत ही छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं जो जो सन की रेज आती हैं उनको स्कैटर करते हैं, उनको फैला देते हैं, सन की रेज को फैला देते हैं एंड स्कैटर करते हैं एंड एब्जॉर्ब ऑल कलर, और सभी जो सन की जो लाइट होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, सारे कलर्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, बस ब्लू को वो नहीं सोख पाते, अब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और इसी के कारण ही आसमान का रंग क्या होता है भाई, यानी कि ब्लू कलर को वो वापस भेज देते हैं, एक तरह से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसी के कारण जो आसमान का रंग क्या होता है भाई, नीला होता है।